ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ्स करेंगे। हिंदी में इसको रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला ग्राफ बोलते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस? व्हेन अ सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा आर प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इट इज़ कॉल्ड अ ग्राफ। कि जब भी हम सांख्यिकीय आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो उसको हम ग्राफ बोलते हैं, बिंदु रेख बोलते हैं। किसी भी आंकड़े को, किसी भी डाटाज को मतलब कि ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते समय हमें जो है डिफरेंट डॉट्स मिलती है तथा हर एक ग्राफ पर प्रत्येक आंकड़े के रूप में जो है हम वैल्यू को दर्शाते हैं। और इन डॉट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक सिंपल सी लाइन मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि किस वेरिएबल का जो है कितना मूल्य है और कैसे जो है उसमें चेंजेस हो रहा है। प्रत्येक जो जितनी भी हमारे पास सरल रेखा होती है उसका बिंदु एक निश्चित मान को दर्शाता है। अब इसमें एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यूज़ जब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से जो है इसको एक इस प्रकार से जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की रचना जो है श्रेणी के जैसे आंकड़ों को जैसे कि हम दिखाते हैं उसको अलग अलग से वीक्स में, मंथ्स में और ईयर्स में जो है प्रदर्शित करते हैं। अतः एक रेखीय ग्राफ जो है सामान्यतः इसको टाइम सीरीज ग्राफ के नाम से जाना जाता है। अब आई कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ। जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है और एक इसका ओरिजिन पॉइंट होता है जो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट होता है ओ। हम उसको ओ मान लेते हैं और ओ बिंदु पर जो है ये एक दूसरे को काटती हैं और इनको जो है हम पेंसिल से गहरा इसलिए कर देते हैं ताकि इनको हाईलाइट से कर देते हैं ताकि ये और अच्छे से नज़र आ जाए। इन रेखाओं को, इन लाइंस को एक्सिस कहा जाता है। ठीक है जी। जो अक्ष जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है अर्थात जो ओरिजेंटल होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है जी। इस प्रकार ग्राफ पेपर पर जो है एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस का जो है परस्पर कटाव होता है और जब ये कट हो जाते हैं तो ये जो है 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको चरण बोलते हैं। अब जैसे कि आपको खुद ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट जो है ओ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो होता है इसको ओ अक्षर से हम दिखाई देते हैं। जो ऊपर की ओर पॉजिटिव राशियां होती है और नीचे की तरफ जो है इसमें नेगेटिव राशियां होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल फॉर कंस्ट्रक्टेड अ ग्राफ। कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसको बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले आता है हेडिंग। कि हेडिंग हर एक ग्राफ का जो है एक स्पष्ट हेडिंग होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर आ गया चॉइस ऑफ स्केल। कि ग्राफ बनाते वक्त हम जिस भी स्केल का चुनाव कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। थर्ड इसमें आ गया प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। कि ग्राफ बनाते समय जहाँ तक संभव हो सके एक्स एक्सिस की लंबाई जो है वाई एक्सिस की लंबाई से 1.5 गुना होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ गया मेथड ऑफ प्लांटिंग द पॉइंट्स। कि बिंदुओं को अंकित करने की विधि। कि आर्थिक जो हमारे आर्थिक तथा व्यावसायिक आंकड़े होते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए जो है ओ ग्राफ पेपर के नीचे और बाईं ओर रखा जाता है। एक्स एक्सिस पर बिंदुओं की गति बाएं से दाईं ओर तथा वाई एक्सिस पर नीचे की ओर होती है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आ गया लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कि अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, एक ग्राफ पर जो है डिफरेंट लाइन बना रहे हैं तो उन्हें जो है थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। किसी में डॉट्स लगा दिए गए, किसी में हल्का हल्का सा कटाव कर दिया गया जिससे कि वो देखते ही अलग से समझ में आ गई। इसके बाद इसमें जो है आपको 6 पॉइंट दिया हुआ है टेबल ऑफ डाटा। कि ग्राफ के साथ साथ जो है आंकड़ों की सारणी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। मतलब कि जब भी ग्राफ आपने बनाया है तो उसके साथ टेबल भी बना होना चाहिए ताकि उसकी शुद्धता की जांच की जा सके। 7th पॉइंट आ गया इसमें यूजेस ऑफ फॉल्स बेस लाइन। कि यदि तत्वों के मूल्य बहुत अधिक आकार के हैं, मतलब कि डाटा बहुत ज़्यादा है
अर्थात मतलब कि अगर शून्य है, ज़ीरो है और उसके न्यूनतम जो न्यूनतम पॉइंट है मतलब कि सबसे जो मिनिमम लेवल है उसमें भी बहुत अधिक अंतर है, तो इन मूल्यों को जो है वाई एक्सिस पर प्रकट किया जाता है और वाई एक्सिस को जो है मूल बिंदु से कुछ ऊपर से आरंभ किया जाता है। 8 पॉइंट इसमें आ गया टू ड्रा अ लाइन और कर्व, कि ग्राफ पेपर पर जो है विभिन्न बिंदुओं को अंकित करने के बाद उन्हें पैमाने से स्केल से मिला देना चाहिए। मतलब कि जब हमने ग्राफ पेपर पर डॉट्स लगाए हैं तो उसके बाद जो है उन डॉट्स को किसी भी स्केल की हेल्प से मिला देना चाहिए। उसके बाद आ गया आपका वन वेरिएबल ग्राफ, कि एक चर वाला ग्राफ। एक चर वाला ग्राफ वो होता है जिसमें जो है एक ही वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ मंथ दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और प्रोडक्शन दिया हुआ है। सिर्फ इसमें जो है आपको प्रोडक्शन ही दिया हुआ है क्विंटल में, मतलब एक ही चीज़ इसमें दी हुई है आपको। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये मंथ्स ले लिए और वाई एक्सिस पर जो है आपने प्रोडक्शन ले लिया। तो देखिए जनवरी में सबसे पहले तो हमने क्या किया इसमें, अब वैल्यूज़ आपने क्या देखा, वैल्यूज़ सबसे मिनिमम जो है 5 है और मैक्सिमम जो है वो 15 है। तो आपने 5 का डिफरेंस रख लिया, 5, 10 और 15। अब देखिए इसमें कि 5 जनवरी पर जो है 5 पर डॉट लगा दी, उसके बाद फरवरी पर जो है 7.5 है तो 10 ये 5 से ऊपर और 10 से थोड़ा नीचे है। उसके बाद मार्च में फिर 5 है, उसके बाद अप्रैल में 10 है उस पर डॉट लगा दी, फिर मई में जाकर वो 12.5 हो गया जो 10 से थोड़ा ऊपर है और 15 से कम है। उसके बाद जून में जाकर फिर 15 हो गया। इस प्रकार से बाद में जब हमने पहले इनको डॉट्स लगा दी और डॉट्स के बाद जो है इन सबको ज्वाइन कर लिया। ये स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। द यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन इज़ वेरी कॉमन विद रिस्पेक्ट टू लाइन सीरीज डाटा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो आप लाइन सीरीज लगा रहे हो वो या तो इंक्रीजिंग में होगी या डिक्रीजिंग में होगी। मेनली जो है वो इंक्रीजिंग में ही होती है। आपको देखो ईयर्स दिए हुए हैं और एक्सपर्ट्स दिया हुआ है, जो पहले 600 था और 2010-11 में जाकर 640 हो गया, फिर 670, फिर 780 और फिर 900। मतलब ये इंक्रीजिंग में ही जा रहा है। तो इसमें हमने वैसे ही जो है एक्स एक्सिस पर इम्पोर्ट्स के लिए जो है हमने ईयर्स को ले लिया और वाई एक्सिस पर जो है हमने एक्सपर्ट्स ले लिए और उसके बाद जो है डॉट्स लगाकर उनको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टू और मोर देन वेरिएबल ग्राफ। अब तक जो आप लोग ग्राफ कर रहे हो इनमें केवल एक ही वेरिएबल था, इनमें केवल एक ही चीज़ दी गई, और जो अभी आगे आप करोगे वो 2 या उससे ज़्यादा, मतलब कि आपको एक ही ग्राफ में 2 चीज़ें बनानी होगी या 2 से ज़्यादा बनानी होगी। ये देखिए जैसे इसमें आपको मंथ्स दिए हुए हैं, उसके बाद प्रोडक्शन दिया हुआ है और सेल्स दी हुई है। मतलब कि आपको एक ही ग्राफ में जो है प्रोडक्शन भी बनाना होगा और सेल्स भी बनानी होगी। अब आपने एक्स एक्सिस पर मंथ्स ले लिए और वाई एक्सिस पर जो है प्रोडक्शन ले ली, और आपने क्या किया, सेल को जो है आपने डॉट डॉट्स वाली लाइन जो है उससे शो कर लिया और प्रोडक्शन को जो है आपने सिंपल वाली लाइन से शो कर लिया। और वैसे ही आपने लगा दिया जनवरी में जो है 5 था और उसके बाद जो है वो 7.5 था, सभी डॉट्स को लगाकर फिर उनको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिव डायग्राम, कि एक डायग्राम जब बनाते हो तो आपके पास जो है जनरल क्या रूल होने चाहिए, उसकी क्या होना चाहिए। एक तो प्रॉपर साइज़, कि डायग्राम का साइज़ जो है ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, डायग्राम बनाने के लिए प्रॉपर स्केल यूज़ होना चाहिए, और यूजेस ऑफ साइन एंड कलर्स ओनली, कि आपको जो है कि कोई भी ग्राफ बनाते समय जो है रंगों का भी, कलर्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए, कोई साइन लगा लेना चाहिए। उसके बाद है आपका 5th पॉइंट इसमें दिया लेस यूज़ वर्ड और फिगर, कि ग्राफ बनाते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आपका 6th पॉइंट है ड्राइंग द बॉर्डर्स, कि आपने बॉर्डर साइड को जो है वो ड्राइंग से घेर देना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल ग्राफ सिंपल होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, कि ग्राफ की रचना करते समय जहाँ तक संभव हो सके बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ डाटा, कि ग्राफ को जिन आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है उनका स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए।
उसके बाद है 10th जो है इसका पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव, कि ग्राफ जो है जहाँ तक हो सके अट्रैक्टिव होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपका कि ग्राफ के मेरिट्स ऑफ डायग्रामिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसके मेरिट्स भी करने हैं और डीमेरिट्स भी। अब ग्राफ बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आ गया सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन, कि इससे हमें जो है सिंपल इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो अंडरस्टैंडेबल होती है। एंड लास्टिंग इम्पैक्ट, और वो काफ़ी समय तक याद रहती है। नो नीड टू ट्रेनिंग और स्पेशल नॉलेज, कि समझने के लिए जो है विशेष हमें प्रशिक्षण और ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है आपको अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि ग्राफ जो है आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट दिया अ क्विक कंपैरेटिव ग्लांस, कि ग्राफ से जो है आंकड़ों की तुलना आसानी से की जा सकती है। इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग, कि जो हम ग्राफ बनाते हैं उनकी मनोरंजन होता है, मनोरंजन के साथ साथ हमें सूचनाएं भी प्राप्त होती है। सेवन्थ पॉइंट इसमें आ गया लोकेशन ऑफ एवरेज, कि ग्राफीय तकनीक का प्रयोग करते हुए कुछ निश्चित औसतों की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, जैसे कि मोड हो गया, मीडियन हो गया। और लास्ट पॉइंट है इसमें आपका स्टडी ऑफ कोरिलेशन, कि विभिन्न जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दो वेरिएबल जो होते हैं उनके बीच हमें जो है कोरिलेशन को पहचानने में सहायता मिलती है। उसके बाद आ गई लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहले आती है लिमिटेड यूजेस, कि ग्राफ द्वारा जो है सीमित संख्या में ही आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। जो ग्राफ होते हैं केवल तुलनात्मक, जो केवल कंपैरेटिवली स्टडी के लिए ही उपयोगी होते हैं। सेकंड नंबर पर आ गया मिसयूज़, कि मिसयूज़ कि चित्रों द्वारा जो दिखाई गई सूचना होती है उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इसमें थर्ड और लास्ट लिमिटेशन है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, कि ग्राफ द्वारा जो है अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, ये केवल जो है साधन मात्र होते हैं।